गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्हाइट बोर्ड में। आज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 इन 10th क्लास एनसीईआरटी बुक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी सीरीज एपी में कब होती है? जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है या दो टर्मों के बीच का लगातार डिफरेंस सेम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। आगे कि आप 1 किलोमीटर गए तो टैक्सी का जो चार्ज है वो आपको ₹15 पे करना होगा। अब ऐसा तो नहीं आप 1 ही किलोमीटर जाओगे, जब आप आगे जाओगे लगातार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उनका ऐसा सिस्टम है कि वो हर 1 किलोमीटर पे फर्स्ट किलोमीटर के बाद आपसे ₹8 और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, मैं यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर नहीं लिख रहा, 2 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर होगा वो देखो क्या होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 आपको देने, उसके बाद आप 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए उसके लिए हमें क्या देना है? ₹8। तो टोटल फेयर कितना आ गया? दैट इज ₹23। ठीक है। इसी तरीके से टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अगर आप 3 किलोमीटर की जर्नी करते हो उसके लिए टैक्सी फेयर कितना आएगा? तो ₹23 तो आपका पे हो चुका है पहले, आपको ₹8 और पे करने होंगे क्योंकि आप 1 किलोमीटर गए हो, तो ये आपका हो जाएगा ₹31। ठीक है, ये आपका ₹31 हो जाएगा। अब आप इन टर्म्स को कॉमा लगा के डिस्टिंग्विश कीजिए, तो जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने ₹15 दिए, सेकंड किलोमीटर के लिए आपने ₹23 दिए और थर्ड किलोमीटर के लिए आपने ₹31 दिए एंड सो। इस तरीके से आपका ये ग्राफ चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इन टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, और यही चीज शो करती है कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। तो आप देखोगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 15 to 23 प्लस है, 23 to 31 प्लस है। तो हम लिख सकते हैं कि द अबव क्वेश्चन गिव्स द डेटा ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच consecutive term is same. Hence we can say that our statement makes an AP. Our statement makes an AP because the consecutive difference is same. Between continuous terms, same. Our statement makes an AP because the consecutive difference between the continuing term is same. बस, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मान लो किसी एक सिलेंडर में एक टाइम पे वॉल्यूम है V, तो अगले टाइम पे उसमें से 1/4 उसकी वॉल्यूम निकल जाएगी, किसके द्वारा? एक वैक्यूम पंप के द्वारा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है उसमें से 1/4 वॉल्यूम निकल जाएगी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट एक एपी की सीरीज बनाएगी या नहीं बनाएगी। चलिए इस पर काम करते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर
लेट द वॉल्यूम, हम मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर। इसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ऑफ एयर है सिलेंडर में, मान लीजिए वी है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, उसमें से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम निकाल जाएगा वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो वॉल्यूम रहेगा कितना, आप इसको एलसीएम लेंगे, ये आएगा 4, 1 इसको डिवाइड करेगा 4 बार में, 4 से आपको 4v माइनस 4 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3v अपॉन। तो अब जो वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है वो ये है 3v अपॉन 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर वही कंडीशन लगेगी 3v अपॉन 4 माइनस 1/4 ऑफ 3 अपॉन 4। अगली बार क्या होगा, फिर से 1/4 वॉल्यूम निकल जाएगी रिमेनिंग की। अब हम इसके एलसीएम लेंगे 3v अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 16v, 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 3v, दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 16v। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आपका आएगा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू v। अब आप अपने 3 स्टेप्स को एक बार टर्म्स के फॉर्म में लिखिए। तो फर्स्ट टाइम पे इनिशियली आपके पास वॉल्यूम थी v, उसके बाद आपके पास वॉल्यूम बची 3/4v, उसके बाद आपके पास वॉल्यूम बची 3/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो चलिए हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो d इक्वल टू d1 निकालते हैं, दैट इज 3 अपॉन 4v माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 4, 3v माइनस 4v दैट इज माइनस का v अपॉन 4, ये आपका है फर्स्ट। अगर आप एक बार और डिफरेंस निकाल के चेक करें कि क्या डिफरेंस सेम है, d2 आएगा आपका 3/4 स्क्वायर v माइनस 3/4v, ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन 16v माइनस 3 अपॉन 4v। ऐसे हम आप लेंगे 16 आएगा 9v माइनस 12v, ये आपका आ गया माइनस 3v अपॉन में 16 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट डिफरेंस है वो माइनस का v अपॉन 4 है, और जो डिफरेंस 2 है माइनस का 3v अपॉन 16 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। इसका क्या मतलब है कि लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP, इट डज नॉट फॉर्म एन AP, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये AP की सीरीज नहीं बनाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अभी आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन फर्स्ट का सब पार्ट था। अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मान लो आपको एक कुआं खोदना है, कुएं की जो फॉर्म होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। जो आप कुआं खोदना स्टार्ट करते हैं तो कुआं ऊपर से नीचे की तरफ खोदेगा, क्योंकि मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ आप निकालते हैं। तो जो फर्स्ट आपका सब्सिक्वेंट 1 मीटर है, मान लीजिए ये 1 मीटर है, इसके लिए कॉस्ट है ₹150। फिर जब आप 1 मीटर और इसको डिग करते हैं, मान लीजिए आपने फर्दर 1 मीटर डग किया, तो यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट हो गई आपकी 150 प्लस 50, दैट इज ₹200। तो क्या जब आप फर्दर 1 मीटर और इसको डिग करेंगे तो आपकी कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200 प्लस 50 इक्वल टू ₹250। जो आप और 1 मीटर इसको डिग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू ₹300। ये क्वेश्चन कुछ
हमारे फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है, जहाँ पे टैक्सी का फेयर भी पर किलोमीटर 8 रुपीज एक्सीड हो रहा था। अब हम इन टर्म्स को लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ सीरीज। तो 150, नेक्स्ट टर्म इज 200, उससे नेक्स्ट क्या है 250, उससे नेक्स्ट क्या है 300 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जितना भी डीप आप वेल को खोदेंगे। अब हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस d1 इज 200 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू रुपीज 50 एंड d2 दैट इज द डिफरेंस बिटवीन d1 आपका इस और इसके बीच का डिफरेंस है और d2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। दैट इज 250 माइनस 200 इक्वल टू रुपीज 50। तो हम देख रहे हैं कि जो d1 है हमारा और जो d2 है वो बराबर है। दिस implies d1 equal to d2। इसका मतलब है कि the common difference between consecutive terms is same at each step, therefore it forms an AB। ये जो आपका क्वेश्चन है एक AB बनाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे, दैट इज पार्ट 4। अब हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपने किसी बैंक में अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज 8% पर एनम की रेट पे कंपाउंडेड जमा किए हैं, तो पर ईयर वो अमाउंट कितना हो जाएगा। आपको चेक करना है कि क्या वो सीरीज एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका अमाउंट होगा वो 10,000 रहेगा जो कि आपने इनिशियली जमा किया। सेकेंड ईयर में जो आपका अमाउंट होगा वो कुछ 10,000 1 प्लस 8/100 हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड ईयर में आपका अमाउंट होगा वो 10,000 1 प्लस 8/100 स्क्वायर हो जाएगा एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा हुआ है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू यहाँ पे टाइम आता है। जब फर्स्ट ईयर में आप थे तो आपने 10,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में रखा। अब आपको जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा वो सेकेंड ईयर में मिलेगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100। पैसा तो आपने एक ही साल के लिए रखा है ना, ये दूसरे साल में आपका अमाउंट है, यहाँ पे टाइम क्या हो गया 1। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में पहुंचे तो आपने पैसा कितने साल के लिए छोड़ा हुआ था, 2 साल के लिए। 10,000 1 प्लस 8/100 इंटू 2, जो कि हम फॉर्मूले में भी देख रहे हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 इंटू t पावर t। t इज योर टाइम, r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड p इज योर प्रिंसिपल और इनिशियल अमाउंट जो कि आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस सीरीज में जो ये टर्म है 1 प्लस 8/100 ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर इसमें कुछ ऐड होता, कोई ऐसी सेम चीज ऐड होती तो हो सकता था कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ जाता, बट चूंकि हम देख रहे हैं कि ये टर्म 1 प्लस 8/100 एक स्टेप पे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है। यहाँ पावर 2 हो गई, फिर अगले स्टेप पावर 3 हो जाएगी, फिर उससे अगले स्टेप पे पावर 4 हो जाएगी। तो कभी भी इन टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ सकता। मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ, जैसे कि आप d1 निकालना चाहें, दैट इज 10,000 1 प्लस 8/100 माइनस 10,000। आप 10,000 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा यहाँ से 1 प्लस 8/100 माइनस यहाँ से 1 बचेगा, 1 से 1 कट गया, अमाउंट आपके पास आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 8/100। 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपका आ गया रुपीज 800। यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 800 है। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की, जो सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में होगा। तो 10,000 1 प्लस 8/100 स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100। अब अगेन 10,000 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने से हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो आपके पास, और आप ये भी कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 8/100 एक बार। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक बार पावर बच गई 1 प्लस 8/100 माइनस ये पूरा आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 1, दैट इज 1 से 1 अगेन कैंसिल। तो आप देखेंगे 10,000
मल्टीप्लाई 1 + 8/100, ये आपका हो जाएगा 100 + 8/100। जब आप एलसीएम लेंगे ये भी ब्रैकेट आपका मल्टीप्लाई में ये बचा यहाँ से 8/100। आप फिर 2 0 से 2 0 कर देंगे, 2 0 से फिर 2 0 कर दिया, ये आपका बचा 108 × 8। that will be equal to 864। तो आप देखते हैं कि D1 हेयर इस केस में भी D1 इज नॉट इक्वल टू D। आपका D2 आया 862 रुपये और D1 आया 800 रुपये, यानी कि दोनों सेम नहीं है, therefore it does not form an O। जैसा कि आप देखते हैं आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जिसमें 4 सब पार्ट थे। अगर आप में से किसी को भी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग।